संसद में संयुक्त निदेशक के पद पर कार्यरत डॉक्टर मनोज मोक्षेंद्र कविता, कहानी, नाटक, व्यंग, उपन्यास आदि विधाओं में लिखते हैं। उनकी अब तक कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। कई पत्रिकाओं एवं वेबसाइटों पर रचनाएं भी प्रकाशित होती हैं। समकालीन स्थापित हिंदी लेखकों में से एक हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी ऐसे वैसे रिश्ते। मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। जब त्रिशा से अर्व का सामना पहली बार हुआ तो वो कुछ पल उसे एकटक देखकर सोचता रह गया कि इस जहान में ऐसी भी औरतें हैं जिनके पास ना शक्ल होती है ना सूरत, लेकिन इतनी बन-ठन कर रहती हैं कि नज़र बार बार उनके भड़कीले पहनावे और साज श्रृंगार पर ठहर ही जाती है। अर्व उस फ्लैट में कोई 1.5 साल पहले आया था। उसकी पत्नी रंभा से तलाक हो गया था क्योंकि उसने उसे अपने ही घर में एक गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। उस क्षण उसके बदन में गुस्से की बिजली कौंध गई थी। उसके जी में आया कि वो बरामदे में पड़े बल्ले से दोनों के सिर फोड़कर उनका काम तमाम कर दे। उस पल पता नहीं वो क्या कर बैठता, पर उसकी सद्बुद्धि ने ऐसी हिंसक हरकत करने से पहले उसे कुछ पल तक बुत बना दिया। तब वो गुस्से को पीते हुए तुरंत जीने से उतरकर नीचे आ गया। नीचे जाते हुए उसकी आंखें रंभा से मिली भी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और रंभा समझ चुकी थी कि उसकी इस हरकत का अंजाम क्या होगा। अर्व उसी शाम अपने दोस्त तरुण के फ्लैट पर आ गया। वो उससे दिल खोलकर बातें बता दिया करता था, पर उस शाम वो चुप्पी ही साधे रहा, जबकि वो उसके चेहरे पर गुस्से और तनाव की छाया देखकर बार बार पूछे जा रहा था कि क्या आज भाभी जी से फिर तू मैं हो गई है। वो बनावटी मुस्कुराहट से अपने गुस्से को बखूबी छिपाते हुए बोल पड़ा, तुम्हारी भाभी यूएस के लिए वीज़ा बनवाने अपनी सहेली करीना के घर गई हुई है। बेटे पुतुल ने उसे बुला रखा है, वहाँ वो कोई 6 महीने रहेगी। तब तरुण ने अपनी नज़रें उसके सीने में चुभो दी। कोई ख़ास बात ज़रूर है जिसे तुम बताना नहीं चाहते। अर्व ने बार बार अपनी आंखें मिचमिचाईं और अपने हाव भाव में सहजता लाने का प्रयास किया। फिर उसने उसके 1 बेडरूम फ्लैट में चारों ओर नज़रें दौड़ाईं तो बोल पड़ा, अर्व कुछ लोगे क्या? इस समय तो तुम्हें सिर्फ चाय पिला सकता हूँ, गैस खत्म हो गई है। हाँ, इलेक्ट्रिक केटली में पानी गर्म करके डिप वाली चाय ही मिल पाएगी। पर अनजाने में ही अर्व अपने पेट पर हाथ फेरने लगा तो तरुण उसका मतलब समझ गया, लेकिन अर्व अगले ही पल बोल पड़ा, नहीं नहीं, मैं खुद बाहर जाकर कोई चाइनीज़ नूडल्स टाइप चीज़ खा आता हूँ। तरुण भी साथ चलने को हुआ तो अर्व बोल पड़ा, क्या तुमने भी अभी तक कुछ नहीं खाया है? वो मुस्कुराया, अरे अर्व, मैं तो ऑफिस से लौटते वक्त ही रेस्टोरेंट से खाते हुए आता हूँ। शाम को थका मांदा होने के कारण फ्लैट में आकर बस आराम करना चाहता हूँ। खैर, अर्व ने बाहर जाकर एक फुल प्लेट चाउमीन खाया और वापस आकर तरुण के बगल वाले बेड पर सो गया। उसे ये सोचकर हैरानी हो रही थी कि रंभा ने उसे फ़ोन करके अपनी सफाई में कुछ कहा क्यों नहीं। उसे तो गिड़गिड़ाते हुए माफ़ी मांगनी चाहिए। बहरहाल वो तो अपराध बोध के समंदर में साबुत डूब उतरा रही होगी। अर्व ने पहले भी कॉलोनी में उस आदमी को उसके करीब आकर उसे हाय हेलो करते हुए देखा सुना था, पर उसके दिमाग में ऐसा वैसा कोई भी शक का कीड़ा नहीं रहेगा। अगर शाम को ऑफिस से जल्दी नहीं लौटता तो शायद वो रंभा को रंगे हाथ पकड़ भी नहीं पाता। 50 साल की औरत को, और वो भी शादीशुदा, जिसका बेटा अमेरिका की एक मशहूर कंपनी में सीनियर एनालिस्ट है और बेटी ब्याह कर सिंगापुर में सेटल हो चुकी है, इस तरह गैर मर्द के साथ इश्क फरमाते हुए देखना भला किसे अच्छा लगेगा। अर्व को नींद कतई नहीं आने वाली थी। रात के 2 बजे तक वो सन्नाटे की धमक सुनता रहा। उसके जी में आया कि वो फ़ोन करके रंभा को 1000 गालियाँ दे, लेकिन वो अपनी सारी उत्तेजना को पीता चला जा रहा था। बर्दाश्त करने की सारी हदें पार करता जा रहा था। वो करवटें बदलते बदलते उकता कर आहिस्ता से फ्लैट के बाहर आ गया। तरुण को एक छोटा सा खटका भी नहीं लगने दिया कि उसे नींद नहीं आ रही है और वो बाहर जा रहा है। उस समय तरुण बेतहाशा खर्राटे भर रहा था।
जीने से नीचे उतरकर उसने अपना सिर झटका। रात बहुत गर्म नहीं थी। वो अपार्टमेंट के नीचे एक पत्थर पर बैठ गया। सिर तनाव के कारण दर्द से फटा जा रहा था। इस 53 साल की उम्र में उसके मन में पत्नी रंभा के प्रति बेहद जुगुप्सा पैदा हो रही थी। वो योजना बना रहा था कि किस तरह से उस दुष्चरित्र औरत को सबक सिखाया जाए। बेशक उसके बारे में बेटे पुतुल को सारी बातें साफ साफ बता देनी चाहिए। उसने उस देर रात को यूएस में बेटे का मोबाइल फ़ोन घनघनाया तो उधर से बिना समय खोए प्रतिक्रिया मिली, जैसे कि वो अपने पिता के ही फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। पुतुल बिना चौंके बोल पड़ा, पापा क्या नींद नहीं आ रही है? मॉम ने फिर कोई नया नाटक शुरू कर दिया क्या? पुतुल को अर्व ने सारी बातें खोलकर बता दी। वो उसकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहा था। उसे जैसे पिता के कहे पर यकीन ही नहीं हो रहा था। जब अरुण ने उससे पूछा कि अब मैं क्या करूं, तो वो रुआंसा हो उठा। पापा मैं क्या बताऊं, आपके जो जी में आए वही कीजिए। सुबह देर से उठने के बावजूद अरव जल्दी ही तैयार होकर कोर्ट पहुंच गया और एक वकील से मशवरा करने के बाद एक तरफा तलाकनामा दाखिल कर दिया। उसी दिन दोपहर को सिंगापुर से कामना बेटी का फ़ोन आया और वह उससे बगैर लाग लपेट के बोल पड़ी, पापा आप मॉम से क्यों नाराज़ होकर चले गए? वापस घर लौट जाइए, मॉम बहुत परेशान है। निसंदेह रंभा ने उसे फ़ोन किया होगा और बताया होगा कि किसी नाचीज़ से मुद्दे पर तुम्हारे पापा ने नाराज़ होकर घर छोड़ दिया है, पर उसने तो ऐसा गुनाह किया है जो माफ़ी के काबिल नहीं है। हाँ, उसके विश्वास को छला है। अर्व ने पल भर को सोचा कि कामना को इन बातों से दूर रखना ही मुनासिब होगा। तब उसने अच्छा ठीक है कहते हुए मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया। हाँ, स्विच ही ऑफ कर दिया कि कहीं कामना दोबारा ना फ़ोन कर दे और उसे सब कुछ सच सच बताना पड़े। अगर ये बातें दामाद पल्लव को पता चलीं तो उसके दिमाग पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। उसी शाम अर्व ने कौशाम्बी के एक अपार्टमेंट में फ्लैट किराए पर ले लिया। गुजारे के लिए घर गृहस्थी के लिए कुछ ज़रूरी सामान असबाब भी जुटा लिए और अपने बलबूते पर दफ्तर भी आने जाने लगा। तब तक अपराध बोध से ग्रस्त रंभा ने भी उससे किसी तरह से संपर्क नहीं किया। वो ऐसा करती भी कैसे, क्योंकि सामने आकर आंख मिलाना तो दूर, उससे बातें भी कैसे कर सकती थी। कोई 1 माह बाद वकील ने कोर्ट में रंभा के साथ उसकी मुलाकात करवाई। उसने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। अर्व बार बार कहता जा रहा था कि वकील साहब अब क्या बचा है, ये तो खुद मान रही हैं कि उसने एक गैर मर्द के साथ जिस्मानी रिश्ते बनाए हैं और अब तो तलाक तय है ना। तो भी वकील त्यागी ने दोनों को भरसक समझाने की कोशिश की। रंभा बार बार कहती जा रही थी कि किसी शारीरिक संवेग में विवश होकर और बहकावे में आकर उसने वो गलत काम किया था, लेकिन भविष्य में वो ऐसा कभी नहीं करेगी। पर अर्व था कि किसी तरह भी समझौते के लिए तैयार नहीं हो रहा था। कोई 6 महीने बाद कोर्ट की सारी कार्रवाई पूरी होने पर दोनों के बीच तलाकनामा लागू हो गया। उसके कुछ ही सप्ताह बाद बेटा पुतुल दुर्गा पूजा पर उससे मिलने आया। उसके चेहरे पर अजीबोगरीब खामोशी पसरी हुई थी, जैसे कि वो मन ही मन शिकायत कर रहा हो कि पापा आपने जब इतना लंबा समय मम्मी के साथ गुजार ही लिया था तो उम्र की इस दहलीज पर मम्मी के साथ एक समझौता तो कर ही सकते थे। पर अर्व को तो गर्व हो रहा था कि आखिरकार उसने रंभा को एक यादगार सबक सिखा ही दिया, जिसे वो मरते दम तक नहीं भुला पाएगी। बहरहाल दामाद पल्लव ने भी उनके बारे में सारी बातें पता चलने के बाद उससे मुलाकात की। उसके साथ तो वो कोई 1 सप्ताह तक रहा, फिर रंभा के पास ये कहते हुए चला गया कि मैं तो पुराने रिश्ते के साथ ही जीऊँगा, आप जैसे देवता समान ससुर के साथ और आपकी भूतपूर्व पत्नी और अपनी सास के साथ। उस पल निस्संदेह अर्व उसकी इस सुलझी सोच का कायल हो गया। फ्लैट में एकाकीपन के साथ जीते हुए अर्व का दिल दुनियावी बातों से उचटता जा रहा था। अगले 7 सालों बाद उसका सरकारी सेवा से रिटायरमेंट होना था, लेकिन उसकी इस अवस्था में ये एक नई कहानी शुरू हो गई थी। शाम को ऑफिस से लौटकर वो ज़्यादातर दरवाजे पर इजी चेयर लगाकर बैठ जाता था। उसके कुछ ही देर बाद त्रिशा ठीक उसके सामने वाले अपने फ्लैट में अपनी उपस्थिति दर्ज करती थी। गेट पर लगे ताले को खोलने से पहले वो उसे घूर कर देखती थी, जिसमें आत्मीयता का पुट ज़्यादा रहता था।
फिर कुछ इस तरह मुस्कुराकर तेजी से अंदर चली जाती थी कि जैसे उसके किसी चहेते बॉयफ्रेंड ने उसे छेड़ दिया हो। ये क्रियाक्रम कोई महीने भर चलता रहा। फिर वो स्वयं अरु को आते जाते गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग आदि भी करने लगी थी। उसने सोचा कि शायद पड़ोसियों के संपर्क में रहने और आड़े दिनों में एक दूसरे के काम आने के लिए किसी अकेली औरत के लिए ऐसी औपचारिकता आवश्यक होती होगी। बहरहाल वो अधिकतर सोचता रहता कि क्या इन बातों का कोई निहिताशय भी हो सकता है। उसे किसी उत्सव त्योहार के दिन से बड़ी शिकायत रहती थी। उस होली के दिन भी वो अनमना सा मायूस बना बैठा था। हालांकि उसके पास सुबह से उसके दोस्तों के कई फ़ोन आ चुके थे। रंभा से अलग होने के बाद ये उसकी तीसरी होली थी। पिछली होली को तो तरुण ने उसे बुला लिया था और खाना भी खिलाया था, लेकिन इस बार उसका एक फ़ोन तक नहीं आया। तरुण के साथ उसकी खूब छनती थी। वो उससे कोई 4 साल छोटा था और एक राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में संपादक था। कोई 11 साल पहले उसे किसी फ्रेंच लड़की से फेसबुक पर ही प्यार हो गया था। फेसबुक या चैटिंग करते हुए वह उस बेहद खूबसूरत एलिजाबेथ के लिए पागलपन और दीवानगी की सारी हदें पार कर गया था। उन पगलाए दिनों के पहले वो नीत्शे के दर्शन का जुझारू पाठक था। शोपेनहावर की तरह स्त्री विरोधी था और शादी विवाह जैसी बातों को गैर जरूरी मानता था। उसके मन में बौद्ध धर्म के प्रति खास झुकाव था, जबकि स्वामी विवेकानंद की तरह आजीवन अविवाहित रहकर दुनिया को सर्वधर्म समभाव का संदेश देना चाहता था। उसने धर्म दर्शन और राजनीतिक सिद्धांतों पर कुछ किताबें भी लिखी थीं। फिलहाल वो इस्लामिक आतंकवाद के सूत्रधार यहूदियों के विश्वव्यापी प्रभाव पर एक पुस्तक भी लिख रहा था। एक कट्टर ब्राह्मण पुरोहित का बेटा होकर भी उसमें हिंदुत्व के प्रति कोई खास आकर्षण नहीं था। उसका कहना था कि ईसा मसीह मूल रूप से कश्मीरी ब्राह्मण थे, जबकि मोहम्मद साहब शिव भक्त थे और व्यापार करने के लिए बम्बई के आसपास के बंदरगाहों से होकर हिंदुस्तान के सांस्कृतिक नगरों में भी जाया करते थे। वहाँ से वे हिंदू धर्म ग्रंथों और वेदों को उठाकर अरब ले गए। ईसा मसीह और मोहम्मद साहब दोनों ने वेदों का अध्ययन करके ही अपने अपने पंथों की नींव डाली थी। उसका मानना था कि अगर वैश्विक मंच पर हजारों साल पहले हिंदुत्व का जन्म नहीं हुआ होता तो दुनिया भर में इतने धर्म, मजहब और रिलीजन कभी नहीं होते, क्योंकि हिंदू धर्म ही इतने सारे पंथों का जनक है। पर उसके इस तर्क में ये बात समझ में नहीं आती थी कि वो हिंदू धर्म को महिमा मंडित कर रहा है या इसकी लीपा पोती। दरवाजे पर दस्तक ने अरव के ख्यालों को विराम दे दिया। उसने उठकर दरवाज़ा खोला तो हैरान हो गया। दरवाज़ा खुलते ही तृषा अंदर तक आ गई और बोल पड़ी, मिस्टर, आज होली के दिन भी इतने गुमसुम क्यों बैठे हुए हो? आओ मेरे फ्लैट में, खाएंगे पिएंगे साथ और मस्ती करेंगे। तृषा का अचानक ये रूप देखकर अरव विस्मित हो गया, लेकिन जब उसने उसके इजी चेयर के हत्थे पर हाथ रखकर दोबारा अपने साथ चलने का आग्रह किया तो वो चिंक उठा, क्योंकि उसे लगा कि जैसे उसने उसके बदन को छू लिया हो। इतने वर्षों से स्त्री स्पर्श ना हो पाने के कारण मन में उसके प्रति एक अजीब सा खिंचाव होने लगा था। तृषा ने फिर कहा, ना नुकुर करने से मैं नहीं मानने वाली, तुम्हें आज मेरे फ्लैट पे आना ही होगा। अजी, तुम मर्द होकर इतना शर्माते हो, कैसा गजब जमाना आ गया है। अर्व ने कहा, तृषा तुम चलो, मैं कपड़े बदल कर और ताला लगा कर आता हूँ। वो वापस चली गई तो अर्व उसकी स्त्री सुलभ स्वभाव के प्रति आकर्षित हुए बगैर नहीं रह सका। काश ऐसा ही मान मनव्वल और खुशामद रंभा ने भी की होती तो ना तो वो उसकी इतनी उपेक्षा करता और ना ही वो किसी अजनबी की तलाश में उसके साथ संबंध बनाती। औरत को मन और व्यवहार से औरत होना चाहिए, ना कि लिपस्टिक क्रीम लगाकर और रंग रोगन करके शरीर से। रंभा सारे दिन बनी ठनी रहती थी और जब अर्व उसके पास आने की ज़रूरत करता था तो वो अनियंत्रित रूप से शिकायतों और उसके हर आचरण पर झिड़कियों का पिटारा खोल देती थी। बस उसके प्रति उसकी जुगुप्सा की यही एक वजह थी। वो तृषा के ड्राइंग रूम में बैठकर स्वयं को बिल्कुल अजनबी या अटपटा सा अनुभव नहीं कर रहा था। उसके ड्राइंग रूम में बैठकर उसे ये अनुमान लगाने में तनिक भी देर नहीं लगी कि वो उसकी ही तरह साहित्य और दर्शन की जुझारू पढ़ाकू है। किताब के जो 3 रैक लगे हुए थे उनमें साहित्य और दर्शन की पुस्तकों के अलावा राजनीतिक विचारकों और ललित कला की किताबें भी थीं।
बिला शक त्रिशा में कला के प्रति जो खास रुझान था, क्योंकि दीवारों पर टंगी हुई तस्वीरें उसी की बनाई हुई लगती थीं। रैकों के बीच में टेबल पर रखे हुए रंग ब्रशों से ऐसा अंदाज़ा लगाना सहज स्वाभाविक था। ड्राइंग रूम में चाय पीते हुए उसके साथ त्रिशा कितनी अंतरंग होती जा रही थी। और जो कुछ उससे पूछता उसका उत्तर हाँ ही में होता। क्या पुरुष मनोविज्ञान में उसकी इतनी पैठ थी कि वो अर्व से भूल कर भी ना कहकर उसके पुरुष अहम को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। पुरुषों को स्त्री की ना सुनने की आदत नहीं होती, क्योंकि पुरुष कितना भी पढ़ लिख जाए या ज़िंदगी के अनुभव ले ले और ऊंचे ख्यालात होने का दावा कर ले, उसका अहंकार औरत की ना कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तदंतर त्रिशा ने थोड़ी देर में खाना लगा दिया तो अर्व अपनी जिज्ञासाओं को दबा नहीं सका। त्रिशा, तुम्हें ये कैसे पता कि आज मैं तुम्हारे साथ खाना भी खा लूँगा? तुमने इतने ढेर सारे व्यंजन अपने लिए तो नहीं बनाए होंगे। अकेले के लिए तो खिचड़ी, ब्रेड बटर या दूध रोटी ही पर्याप्त होती है। क्या तुमने पहले से ही सोच रखा था कि तुम मुझे खाने पर बुलाओगी और मैं बेझिझक तुम जैसी अकेली औरत के कमरे में जम जाऊंगा और चटकारे ले लेकर तुम्हारे स्वादिष्ट व्यंजनों पर टूट पड़ूंगा? बेशक, त्रिशा ने उससे ऐसी सपाट बयानी की अपेक्षा कदापि नहीं की होगी। वो बोली, क्या तुम्हें मुझसे सिर्फ इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि मैं अकेली औरत हूँ? क्या मेरा कोई अपना ईगो नहीं हो सकता कि मैं हक से जिस पुरुष को पसंद करती हूँ उसे बुला सकूँ? क्या ये हक भी केवल पुरुष समाज को ही है? हाँ, मैं तुम्हें छेड़ने की गुस्ताखी भी कर सकती हूँ जिसका कोई बेजा मायना नहीं हो सकता। अर्व झेप उठा, नहीं नहीं, ऐसी बात कतई नहीं है। मेरा उद्देश्य तुम्हारे जज्बात को बिल्कुल ठेस पहुंचाना नहीं था। तुम एक बौद्धिक महिला हो और मुझे तुम्हारे सब ऑर्डिनेशन में रहना अच्छा लगेगा। वो चुप रही। फिर दोनों ने चुपचाप खाना खाया। उस वक्त लजीज खाने की तारीफ करने की हिम्मत भी अर्व नहीं बटोर पा रहा था। खाना खाने के बाद त्रिशा ने उसे छत पर चलकर मोहल्ले में खेली जाने वाली होली के हुड़दंग का नज़ारा करने का आमंत्रण दिया, तो उसने खुद आगे आगे चलकर लिफ्ट में रास्ता तय किया और छत पर आ गया। उसके मन के किसी कोने में कुछ ऐसा एहसास हो रहा था कि त्रिशा के साथ इस अनौपचारिक मुलाकात में पहलकदमी वो स्वयं कर रही थी, जबकि वो सिर्फ उसका साथ दे रहा था। बहरहाल अपार्टमेंट के नीचे जो होली खेली जा रही थी वैसा कुछ कुछ उन दोनों के मन में भी चल रहा था। कोई घंटे भर बाद दोनों अपने अपने फ्लैट में आ गए। उसी शाम त्रिशा ने फिर अर्व के दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाज़ा खुलते ही वो अंदर दाखिल होती चली गई और अधिकारपूर्वक बोल पड़ी, हुजूर, सुबह का काफ़ी खाना बचा हुआ है, कहो तो गर्म करके तुम्हारे पास पहुंचा दूं या तुम मेरे ही कमरे में आ जाओ। तसल्ली से बनाया हुआ ऐसा खाना मैं तो कतई कुत्तों को खिलाने वाली नहीं हूँ। अर्व को त्रिशा की आवाज़ में दिन वाली गर्मजोशी का एहसास नहीं हो रहा था। वो चिंतित हो गया। क्या सुबह वाली उसकी साफ गोई से वो इतनी आहत हुई थी? उसने कहा, हाँ तुम चलो, मैं भी हाथ मुंह धोकर आ रहा हूँ। दोनों दिन ब दिन निकट आते गए। अर्व ने उसकी निजी ज़िंदगी के बारे में भी काफ़ी कुछ जानकारी ले ली। कोई 15 साल पहले उसने जिस युवक से अपने माँ बाप की मर्ज़ी के खिलाफ शादी की थी वो उसके साथ कोई 2 वर्ष तक ही रहा, और जब वो अपनी कंपनी की तरफ से जर्मनी चला गया तो ना तो फिर कभी वापस आया, ना ही उसने त्रिशा से किसी भी प्रकार से संपर्क साधा। एक दिन त्रिशा ने अर्व को बताया, इसमें मेरा क्या दोष था? दिवाकर विदेश गया तो उसने अपनी लीगल वाइफ को पूछा तक नहीं। जाते समय मुझे कई कई वादों का लॉलीपॉप थमा गया था। मुझे पिछले साल ही पता चला कि उसने वहाँ किसी जर्मन लड़की से शादी कर ली है। हाँ, उसने मुझसे तलाक तक नहीं लिया था। बहरहाल इतने सालों बाद तो अब डाइवोर्स का कोई सवाल ही नहीं उठता। एक दिन आधी रात को त्रिशा के कमरे से उसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी तो अर्व बनियाइन अंडरवियर में लांगता फांदता उसके फ्लैट में दाखिल हो गया। वो अर्व के दस्तक पर दरवाज़ा खोलने के बाद बेडरूम में जाकर एक कोने में खड़ी होकर डर के मारे बुरी तरह काँप रही थी। उस हालत में उसे ये भी ध्यान नहीं रहा था कि उसके बदन पर सिर्फ अंडरगारमेंट्स ही हैं। तभी वो अचानक दौड़कर फपकते हुए अर्व से लिपट गई। और मुझे इतना डर कभी नहीं लगा जितना कि आज। उस पल इतने सालों बाद औरत की छुअन ने संयम और अनुशासन के सारे बंधन तोड़ दिए। अगली सुबह
थोड़ी बहुत आपसी विचार विमर्श के बाद दोनों ने अदालत जाकर कोर्टशिप के लिए अर्जी दे दी। वहाँ से बाहर निकलते हुए अरुण ने त्रिशा के चेहरे को गौर से देखा तो उसके पिचके गाल, मोटे मोटे नथुने और ज़रूरत से ज़्यादा उठी हुई ठुड्डी सभी बेहद खूबसूरत लग रहे थे। तभी अरुण ने पाया कि उस जैसे अधेड़ आदमी के साथ त्रिशा चिपक चिपक कर कुछ ऐसे चल रही थी जैसे कि दाम्पत्य का स्वाद अभी अभी चख रही हो। दोनों को पैदल चलना ही रास आ रहा था। अरुण ने घर से चलते हुए त्रिशा से कहा था कि हम अपनी गाड़ी से चलते हैं, पर गैराज में खड़ी गाड़ी को देखकर वो ठिठक गया। अगले पहिए से हवा निकली हुई थी, शायद पंक्चर था। अरुण ने टैक्सी बुला ली। इस तरह वापस जाने के लिए भी दोनों को कुछ इसी तरह का जुगाड़ करना था। लेकिन त्रिशा ने कहा, अरुण कुछ दूर यूं ही पैदल चलते हैं, आगे चौराहे से टैक्सी हायर कर लेंगे। त्रिशा की रजामंदी में अरुण की भी रजा थी। तभी चलते चलते ब्लाइंड स्कूल के पास आकर अरुण के कदम एकदम से ठहर गए। उसने इतने वर्षों बाद रंभा को स्कूल के गेट से अंदर दाखिल होते हुए देखा था। अरुण सोच में पड़ गया था कि आखिर रंभा का उस ब्लाइंड स्कूल से क्या लेना देना है। रंभा के अंदर जाने के बाद उससे रहा नहीं गया। वो त्रिशा से कहते हुए कि यहीं ठहरो, मैं भी आया। स्कूल के रिसेप्शन काउंटर पर गया और रिसेप्शनिस्ट से पूछा, ये महिला जो अभी अभी अंदर गई है कौन है? रिसेप्शनिस्ट ने पल भर के लिए अरुण को देखा, फिर निश्चिंत होकर बोल पड़ा, ये रंभा मैडम इस स्कूल की प्रिंसिपल हैं, अभी पिछले साल ही आई हैं। बेचारी किस्मत की मारी हैं। बताया जाता है कि किसी सड़क छाप आदमी के बहकावे में आने के बाद इनके पति ने इनसे तलाक ले लिया। वो सड़क छाप आदमी भी अपना मतलब साध कर चलता बना। ऐसे में बेचारी करती क्या, बेसहारा तो हो ही गई थी। अब भला ये बताओ कि हम जैसे कितने ही लंपट मर्द अपनी सारी ज़िंदगी दर्जन औरतों की इज्जत आबरू से खेलते रहते हैं, झूठे वादे करके उनसे रिश्ते बनाते हैं, लेकिन हमारी बीवियां हमारे छिछोरेपन के बारे में सब कुछ जानकर भी हमसे कोई शिकवा गिला नहीं करती और मरते दम तक हमारा साथ निभाती रहती हैं। लेकिन जब कोई औरत गलती से या भूलवश किसी पुरुष से रिश्ता बना लेती है तो उसका पति उसे तत्काल छोड़ देता है। वो तो उसकी बेगुनाही के बारे में एक भी दलील उससे नहीं सुनना चाहता। अरुण को उसकी बातें सुनते सुनते गश सा आने लगा। वापस आकर वो त्रिशा के साथ बुझा बुझा सा चलने लगा। त्रिशा ने उसकी हालत देखकर बार बार उससे इसकी वजह जाननी चाहिए तो वो टाल गया। फिर उसने एक टैक्सी वाले को आवाज़ लगाई और उसमें सवार होकर दोनों घर आ गए। अब वो अपराध बोध का एक जीता जागता पुतला बनकर रह गया है। वो इसकी वजह बताता भी किसे? त्रिशा के साथ भी जिस तरह उसका संबंध बना था वो भी तो एक अप्रत्याशित घटना जैसी थी, पर उसने ये तो अच्छा किया कि उसने उससे शादी कर ली, अन्यथा त्रिशा की भी हालत रंभा जैसी ही होती। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर मनोज मोक्षेंद्र जी की लिखी हुई कहानी ऐसे वैसे रिश्ते। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते रहेंगे। आपका समय शुभ हो।